स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज सिंह और आपसे इस समय बात करूंगा प्राचीन भारतीय इतिहास पर। प्राचीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला लेकर के आया हूं और उसमें अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है वह है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसके पहले भी आपने देखा होगा, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में ये 2 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। उसमें हमने बताया कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण क्या थे और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4th शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों ने शासन किया। उसमें पहले राजवंश के रूप में हर्यक वंश को बताया था, दूसरे राजवंश के रूप में शिशुनाग वंश को बताया था। अब तीसरा राजवंश जो है वो नंदवंश है। ये मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश है, नंदवंश। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना जरूरी है। देखिए, ये आपका है एक नंदवंश और हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में 3 राजवंशों की हमने बात की है, उसमें आखिरी राजवंश है नंदवंश। तो अब देखिए, नंदवंश का संस्थापक जो था वो महापद्मनंद था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था और महापद्मनंद के विषय में कहा जाता है कि महापद्मनंद न केवल नंदवंश का बल्कि संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे महान शासक हुआ, शक्तिशाली शासक हुआ। इसके समय में मगध साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ है। ठीक है, तो इसके समय में मगध साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ, उसको देखेंगे। मगध साम्राज्य के शासक महापद्मनंद, ठीक है, पुराण में इसे सर्वछत्रांतक कहा गया है। सर्वछत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। इससे निष्कर्ष निकलता है कि यह जो महापद्मनंद जो था वह किसी निम्न कुल से संबंधित था, उच्च कुल से नहीं था। तो महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक कहा गया है, मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि वह जो था वह उच्च कुल से संबंधित नहीं था, निम्न कुल से संबंधित था। महापद्मनंद ने मगध को केंद्र बनाकर के शासन करना शुरू किया था और उसने एक राट की उपाधि धारण की थी। एक राट का मतलब होता है कि एक छत्र शासन करने वाला शासक। तो संपूर्ण क्षेत्र में जहां पर इसने क्षेत्र का विस्तार किया है वहां तक यह एक संपूर्ण क्षेत्र में शासन कर रहा था और इसीलिए इसने एक राट की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद के विषय में कहा जाता है कि इसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत, इन दोनों क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार किया था। उत्तर भारत में इसने अपने समकालीन जो भी छोटे छोटे शासक थे उनको पराजित करके और अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। कहा जाता है कि महापद्मनंद ने उत्तर में ब्यास नदी तक, अर्थात पंजाब के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, उत्तर भारत में ब्यास नदी तक के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया था। इसके साथ साथ पंजाब से लेकर के राजस्थान तक के क्षेत्र को जीता था। तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, अर्थात जो ब्रिटिश काल में उत्तरी प्रांत, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सभी क्षेत्र में जो छोटे छोटे शासक शासन कर रहे थे उनको पराजित करके इसने उसे अपने अधीन किया, अपने नियंत्रण में लिया। इस प्रकार कहा जाता है कि उत्तरी भारत में संपूर्ण जो उत्तरी भारत का क्षेत्र हमने बताया कि छोटे छोटे शासकों को पराजित करके उसने अपने नियंत्रण में लिया।
दूसरी बात कि उत्तरी भारत के साथ साथ महापद्मनंद ने दक्षिण भारत का भी विजय किया था। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में इसने कलिंग, जो उड़ीसा में है, कि कलिंग के क्षेत्र को जीता था। और कलिंग विजय के उपलक्ष्य में, कलिंग जब विजय किया था तो वहां पर इसने, चूंकि जब ये विजय किया, कलिंग के क्षेत्र को जीता था, तो वहां पर कुछ आर्थिक परेशानियां थी। मतलब जैसे कृषि का कार्य धीमी गति से चल रहा था, वहां पर वर्षा कम हो रही थी तत्कालीन समय में, जिससे किसानों को परेशानी हो रही थी। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक कल्याणकारी शासक था, लोक कल्याण से प्रेरित होकर के काम कर रहा था, और इसीलिए इसने कलिंग में नहर खुदवाया। कलिंग विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया, एक जिन की मूर्ति को उठाकर के, कलिंग से उठाकर के अपनी राजधानी में लाया। अर्थात इससे साफ साफ जाहिर होता है कि महापद्मनंद का झुकाव जो था वो जैन धर्म की ओर था। तो दक्षिण भारत में आप कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में विजय करने वाला मगध साम्राज्य का ये पहला शासक हुआ जिसने कलिंग में एक नहर खुदवाया था, और विजय की स्मृति में, कलिंग विजय की स्मृति में वहां से एक जिन की मूर्ति उठा करके ले आया था। तो ये आप देख रहे थे महापद्मनंद के विषय में, महापद्मनंद की ये उपलब्धियां थी, जिसको कि हमने आपको बताया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सभी छोटे छोटे, उत्तर भारत के सभी छोटे छोटे राज्यों को जीता और दक्षिण भारत में उसने कलिंग का विजय किया था। अब इसके बाद महापद्मनंद के बाद आता है धननंद। धननंद आता है महापद्मनंद के बाद। अब देखिए, धननंद मगध साम्राज्य का, नंद वंश का और मगध साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ। धननंद के विषय में कहा जाता है कि यह एक अत्याचारी शासक हुआ। इसने अपने समय में प्रजा पर जरूरत से अधिक करों का बोझ लाद दिया था। धननंद शासन कार्य से अपने आप को अलग रखे हुए था। तो जो अत्याचारी शासक होता है वह लोक कल्याण से, जन कल्याण से प्रेरित होकर काम नहीं करता है। यह शासक जो था वह अपने आप को शानो शौकत में रखता था, भोग विलास में संलिप्त रहता था, जिससे मगध साम्राज्य की आंतरिक स्थिति जो है वो गड़बड़ हो गई थी और जनता अपने ऐसे शासक से मुक्ति चाह रही थी। क्योंकि जब भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहा हूं, इतिहास में भी गवाह है कि जब शासक शासन कार्य से विमुख हुआ, वो लोकतंत्र में भी होता है, जब शासक शासन कार्य से विमुख हुआ, जनता ने गृह युद्ध हो चाहे किसी पर वोटिंग के माध्यम से हो, जनता ने अपने शासक को गद्दी से हटा करके और उसके जगह पर एक काम करने वाले व्यक्ति को बैठाया है। तो यहाँ पर धननंद के विषय में कहा जाता है कि धननंद जो, ये पहली बात तो ये समझिए, धननंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था और इसी के समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर सिकंदर का आक्रमण, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का आक्रमण होता है। तो धननंद के विषय में हम बता रहे थे कि यह एक अत्याचारी शासक था। जब धननंद मगध साम्राज्य में शासन कर रहा था तो उसी समय तक्षशिला का विद्वान चाणक्य धननंद के दरबार में आया था और धननंद ने क्या किया था कि धननंद ने चाणक्य को अपने यहां नौकरी पर रख लिया। क्योंकि चाणक्य विद्वान थे, ज्ञाता थे, और जो विद्वान होता है वो थोड़ा भ्रष्ट होता है इस सेंस में कि जल्दी गलत चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और सही जगह पर सही बात को बोलने में गुरेज भी नहीं करता है। तो यहाँ पर चाणक्य के साथ वही स्थिति थी कि चाणक्य देख रहा था कि धननंद जो एक शासक है, राजा है, वह राजा की तरह कार्य नहीं कर रहा है। जनता अपने ऐसे शासक से मुक्ति चाह रही है, जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन शासक को इससे कोई मतलब नहीं है।
शासक अपने शानो शौकत को पूरा करने के लिए जनता पर, आम जनता पर करों का बोझ लाद दिया था जो आम जनता देने में असमर्थ थी। इस कारण से वहां की जो जनता थी अपने शासक से मुक्ति चाह रही थी। एक दिन दरबार में, भरे दरबार में जब सारे लोग उपस्थित थे तो उसने, धनानंद ने क्या किया, चाणक्य के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। ठीक है, चूंकि चाणक्य एक तो कुरूप था, कहा जाता है कि कुरूप भी था और विद्वान होने के कारण भ्रष्ट भी था। तो इस कारण से चाणक्य बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था गलत चीजों को। तो चाणक्य ने, धनानंद ने क्या किया कि भरे दरबार में चाणक्य की बेइज्जती कर दी। और उसी समय चाणक्य ने यह प्रण लेकर के वहां से गया, यह विचार मन में लेकर के गया कि जब तक इस शासक का हम समूल नष्ट नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी विचार से ओतप्रोत होकर के वह पाटलिपुत्र से तक्षशिला जा रहा है। रास्ते में इसकी मुलाकात चंद्रगुप्त प्रथम से हो जाती है, चंद्रगुप्त से हो जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य जिसको कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम में चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, कि रास्ते में मुलाकात चाणक्य की चंद्रगुप्त से होती है। और उस मुलाकात ने ही भारत की इस राजनीतिक पटल पर एक ऐसे शासक को ले आया जो न केवल भारत की आंतरिक स्थिति को ठीक किया, न केवल अपने नेतृत्व में संपूर्ण भारतवर्ष का एकीकरण किया, बल्कि उसने विदेशियों को रोकने में भी बहुत अच्छा काम किया। और विदेशियों को रोक करके, विदेशियों को भारत से बाहर निकाल करके भारत को यूनानी शासन व्यवस्था से, भारतीयों को यूनानी शासन व्यवस्था से मुक्ति दिलाया। इसलिए कि तत्कालीन समय में भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यूनानियों की शासन व्यवस्था थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को पराजित करके उस क्षेत्र को मुक्त कराया और उस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, धनानंद को न केवल सत्ता से हटाया बल्कि इसकी हत्या करवा दी। और उसके बाद मगध साम्राज्य पर एक नवीन राजवंश की सत्ता स्थापित हुई जिसे मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख रहे थे, हम आपको बताएं कि इस समय नंदवंश, मौर्य साम्राज्य में नंदवंश और नंदवंश के ये दो महत्वपूर्ण शासक, एक महापद्मनंद और दूसरे धननंद को आपने देखा। तो इस प्रकार से मगध साम्राज्य की ये कहानी जो है यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि आपको बातें समझ में आई होंगी और ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो टॉपिक हम लेंगे, इस टॉपिक के बाद जो होगा कि भारत पर विदेशियों का आक्रमण, ठीक है, उस टॉपिक को हम अगली वीडियो में लेकर के आते हैं। धन्यवाद।